हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर का जो टेस्ट हुआ था, ठीक है। टेस्ट बेसिकली प्रोजेक्टाइल का है, लेकिन रिवीजन के लिए थोड़े से सवाल वेक्टर के भी मैंने डाल दिए थे। अच्छा, एक काम करें, शुरुआत सेक्शन 2 से करते हैं आज, बाद में सेक्शन 1 पे आएंगे। इसमें 10 सवाल थे, सॉरी इसमें 15 सवाल थे और आपको कोई 10 करने थे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 36 से मैं शुरुआत करूंगा बेटा। टू पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड। देखिए, इस वीडियो का जो लिंक होगा, तो वहीं जब आप वीडियो को जैसे प्ले आपने कर रखा है, तो वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी पड़ी है टेस्ट की। जिन बच्चों के पास टेस्ट पेपर नहीं है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन देखते टाइम प्लीज टेस्ट पेपर हाथ में रखिए, सवाल को आराम से पढ़िए मेरे साथ साथ, ठीक है। ओनली वीडियो को ऐसे मत देखिए जैसे कोई मूवी चल रही हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 36 से मैं शुरू कर रहा हूं, और ये क्या सवाल है। टू पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक पार्टिकल को इधर की तरफ फेंका है, एक पार्टिकल को इधर की तरफ फेंका है, ऐसे। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन स्पेस वेयर g इज ग्रेविटी, इफ u1 एंड u2, इनिशियल स्पीड दे रखी है बेटा u1 u2, then the time after which their velocities are mutually perpendicular। ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब हो जाएंगे। तो क्लास रजिस्टर से ही है सवाल, है ना। देखो, पेपर में इस बात को पूरे साल जज करना, कोई भी सवाल पेपर में, और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा ही पेपर, इसके अलावा भी और दोस्तों से जो कहीं भी पढ़ते हो, या आपको चैप्टर का टेस्ट कहीं भी मिल जाए, देखिएगा उसको, टेस्ट को, है ना। और हर सवाल को ये देखिएगा कि ऐसा सवाल आपने अपने नोटबुक में कहीं किया है या नहीं। जरूर जज कीजिएगा इस बात को पूरे साल, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज मेरे से आके जरूर मिलिएगा और मुझे बताइएगा कि सर प्लीज इस सवाल को एक बार देखिए, ये हमारे रजिस्टर से बाहर है। जरूर मिलिएगा प्लीज, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी सवाल ऐसा कभी होगा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं। तो बच्चों, ये आपके क्लास रजिस्टर से ही है। देखिए, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। आप जानते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। अगर ये u1 थी तो u1 ही रहेगी, और अगर इस पार्टिकल की u2 थी तो हमेशा u2 ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कभी बदलती ही नहीं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो, और हम एब्सेंट ही मानते हैं, क्योंकि जब तक एयर रेजिस्टेंस की कोई बात होगी नहीं हम उसे मानेंगे नहीं। और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी टी टाइम में कितनी वेलोसिटी दे देगी, gt। शुरुआत में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी, हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, बाद में हो गई gt। तो इस टाइम अगर मैं v1 और v2 के वेक्टर एक्सप्रेशन लिखूं, क्योंकि वेक्टर में मेरा फेवरेट तो यही है वेक्टर इक्वेशन लिखना, मुझे ऐसा लगता है कि इससे सभी सवाल वेक्टर के बहुत आसान हो जाते हैं, और वही बच्चा समझदार है जो इक्वेशन बनाने की अहमियत को समझता है। तो u1 जो है वो माइनस एक्स एक्सिस पे है, इसलिए माइनस u1 i कैप, और जो gt है उसको लिखा माइनस gt j कैप। इसी तरह से अगर हम v2 वेक्टर का इक्वेशन देखें, तो देखिए आप, ये जो u2 है बेटा, ये प्लस एक्स एक्सिस पे है, तो u2 के साथ प्लस आई कैप आएगा, और gt के साथ माइनस जे कैप आएगा। उसने कहा v1 v2 परपेंडिकुलर, तो आप जानते हैं ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना बच्चों। तो जब उसने दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कहा, तो दिमाग में एकदम आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो निकाल दो डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस u1 u2। कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, तो माइनस जी टी इंटू माइनस जी टी विल बी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और उसको 0 पुट कर दो डॉट प्रोडक्ट को। सॉल्यूशन वीडियो से भी अगर सवाल क्लियर रहा हो, मोस्ट वेलकम। आपको पता है ना, मैं क्लास के बाद बैठा रहता हूँ, जब तक तुम लोग एक एक डाउट नहीं पूछ लेते हो तब तक बैठा रहता हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, तो पूछा करो। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट u1 u2 अपॉन जी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू
√U1U2/G। ये होगा बच्चों इसका सही जवाब। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। चलो आगे। आप देख सकते हो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, देन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 37। मेरे पास ये टेस्ट पेपर है, आप लोगों के हाथ में भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे जा रहा हूं बच्चों। A projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its initial velocity is 80 meter per second. Its time of flight is t. The velocity at t is equal to t/4 has a magnitude of nearly। तो प्यारे बच्चों क्या सवाल है? ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस रही होगी, ये कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको ऐसे फेंका। A projectile is fired at an angle of 30 degree, ये एंगल 30 डिग्री है, such that the vertical component of initial velocity is 80 मीटर पर सेकेंड। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है बच्चों? ये कंपोनेंट u sin थीटा, u sin थीटा होता है, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 80। बेटा अगर u sin थीटा 80 है तो sin 30 कितना होता है? 1/2। तो इसलिए u की वैल्यू बच्चों आ गई 160। u 160 आ गया बच्चों। क्या पूछ रहा है वो? टी टाइम ऑफ फ्लाइट है। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, its time of flight is t, its velocity at t is equal to t/4 has a magnitude of nearly। तो t is equal to 2u sin theta by g, t is equal to 2u sin theta by g। u आपने निकाल लिया है 160, sin 30 1/2 होता है बच्चों, g की वैल्यू 10 होती है। तो आप देख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट 16 सेकेंड है। तो उसने कहा कि मुझे t is equal to t/4 पर, तो t 16 है, 16/4 मतलब 4 सेकेंड, मतलब वो पूछ रहा है कि t is equal to 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। t is equal to 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ ऐसे होगा अच्छे बच्चों, ऐसे। सेक्शन 2 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं इसमें थोड़े से मैं अच्छे सवाल कभी कभी रखता हूँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाता हूँ आपसे यहाँ, इसलिए पहले सेक्शन 2 पे आया हूँ डिस्कशन में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी के सवालों में फंसे होंगे। तो जब आप यहाँ कहीं पहुँचे t is equal to t/4, तो यहाँ कहीं आप इस टाइम होंगे, तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है। वो शुरुआत में कितनी थी? u cos 30। शुरुआत में कितनी थी? u cos 30, तो वो हमेशा उतनी ही रहेगी, u cos 30 ही रहेगी। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल जाती है, तो कितनी हो जाएगी? शुरुआत में वो कितनी थी? 80, लेकिन ग्रेविटी इसको कुछ कम कर देगी। ग्रेविटी टी टाइम में कितनी स्पीड देती है? gt, और इतनी छीन भी लेती है। या इसी बात को मैं ऐसे कहूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वाई डायरेक्शन में लगा दिया, यू वाई की वैल्यू 80 है, ए वाई की वैल्यू -g है इंटू टी। चलो आगे। तो वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे, और एक आ रहा है एक्स एक्सिस पे, एक आ रहा है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कितना कंपोनेंट आ रहा है? तो हम जानते हैं कि एक्स वाली वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। अगर वो शुरुआत में u cos 30 थी, तो बाद में भी वो u cos 30 ही है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में तो है u cos 30 आई कैप, और वी वाई की वैल्यू है 80 माइनस जी टी। वी वाई की वैल्यू 80 माइनस जी टी है ना, ये लिखा। सो दैट इज वाई बेटा वी वेक्टर आया, u आप निकाल चुके हैं ना, u कितना है? 160, u 160 है, तो 160 u की जगह, और cos 30 कितना होता है? √3/2 आई कैप प्लस 80 माइनस जी की वैल्यू 10, और टाइम 4 सेकेंड। उसने कहा 4 सेकेंड पर बतानी है वेलोसिटी, इंटू जे कैप। वी वेक्टर इज इक्वल टू 80√3 आई कैप, और 80 में से 40 माइनस करेंगे तो 40 जे कैप। या तो ये ऑप्शन वहां होना चाहिए, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड, और वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट लगा के। कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 80√3 का स्क्वायर,
प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। तो अंडर रूट में 80 का स्क्वायर होगा 6400 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये आएगा स्क्वायर करके और ये आएगा 1600। सही कह रहा हूं? एंड दिस इज सही, प्लस 1600। तो आप देख सकते हैं ये यहां से आ रहा है अंडर रूट में 0 0 6 और 2 8 10 1 20 800, जो कि 144 पॉइंट समथिंग आएगा, 144.22। और ऐसा ऑप्शन कोई भी वहां पर नहीं था। एक बार चलते हैं पेपर पे वापस। जी हाँ, तो आप कौन सा टिक करेंगे? आप टिक करेंगे डी, नन, क्योंकि 144.22 इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 38 है, जो कहता है 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to be horizontal. After one more second, to be horizontal नहीं, to the horizontal होगा। After one more second, it is traveling horizontally. Then the velocity of projection is this, angle of projection is this, both hand we are correct वगैरह वगैरह। तो आपको शायद याद आ गया होगा कि ये सवाल तो मेरे ख्याल से एज इट ही डेटा के साथ ही रजिस्टर से रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन बी थोड़ी सी मेहनत आपसे करवाएगा। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट फेंका और ये कुछ इसका मोशन रहा होगा। आपने इसको फेंका था मान लीजिए थीटा एंगल पे। तो जब इसको फेंके हुए 2 सेकंड हो चुके थे तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, ऐसा कहा गया। एक और सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूरे रास्ते में कहां हॉरिजॉन्टल होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो बच्चों इस टाइम अगर हम देखें तो इनिशियली दिस इज बेसिकली यू कॉस थीटा एंड दिस इज यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, सॉरी एक्स डायरेक्शन की, आई एम रियली सॉरी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, तो ये यू कॉस थीटा ही होगी। और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? ये शुरुआत में यू साइन थीटा थी, लेकिन टी टाइम में ग्रेविटी ने कुछ छीन ली होगी, जीटी कम कर दी होगी, जो भी थी उसमें से जीटी कम कर दिया होगा। जी की वैल्यू 10 और टी मतलब टाइम, तो यहां से यहां पहुंचने में कितने टाइम लगा है? 2 सेकंड। तो इस टी की वैल्यू 2 सेकंड है और जी जो है वो 10 है। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। सो दिस इज 20, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ये। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर्स को जहां जोड़ते हैं वहां मैं बहुत प्रैक्टिस कराता हूं इस बात की कि ये एंगल कैसे निकाला जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 20 अपॉन u cos थीटा। बच्चों tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है। आपके टेलीग्राम चैनल पे हमेशा रेगुलर प्रीवियस लेक्चर डाले जाते हैं। जो बच्चे लेट एडमिशन है उनकी हेल्प करने के लिए डाले जाते हैं। जब तक आप वेक्टर को बहुत अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेंगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब ये आपका यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया। और उसने कहा कि यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगे और इसके 1 सेकंड बाद यहां पहुंच गया। इसका मतलब टोटल यहां से यहां तक का हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम 3 सेकंड है। 3 सेकंड हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता कितना है? यू साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब यू साइन थीटा की वैल्यू 30 दे दी उसने, इक्वेशन नंबर 2। यू साइन थीटा की वैल्यू 30 अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 हो जाएगा 10। यू साइन थीटा को 30 लिख दिया, 30 माइनस 20 10 अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ से यू कॉस थीटा आ जाएगा 10 रूट 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको यहीं पे लिख देते हैं, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 रूट 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है। बच्चों अगर आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें
इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दें तो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज 10, 3 अपॉन रूट 3 हो जाएगा रूट 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जो रूट 3 है वो 10 की टेबल में 10 60 की वैल्यू है, थीटा आ गया 60। आप थीटा की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे कि u cos थीटा इज इक्वल टू 10 रूट 3 है, तो cos 60 की वैल्यू आप यहां पर लिख दीजिए और उससे आपको u मिल जाएगा, दैट इज 20 रूट 3। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 38, जरा आंसर की भी देखते रहिएगा। ये देखिए, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20 रूट 3, वो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है, जबकि 30 नहीं है, कितना आया है 60, इसलिए मैं इसका सही आंसर टिक कर रहा हूं ए। देन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इस बार पहले सेक्शन भी इसलिए ले रहा हूं कि पिछली बार सॉल्यूशन लेट बनाया तो आपको वेक्टर का सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो 1 मिला है, मैं बना दूंगा वो भी, पेंडिंग काम अपना पूरा कर दूंगा। और तुम ज्यादातर सेक्शन बी के सवाल पूछना चाहते हो, इसलिए पहले ये ले लिया। तो ये है आपका इंक्लाइन प्लेन, और अगेन आपको रजिस्टर में पढ़ी हुई बातें काम आने वाली हैं। रजिस्टर का जो ज्ञान है वो तो काम आएगा ही आपको, उस ज्ञान का अन्वेषण आप कितना कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस लाइन से 60 डिग्री, इस लाइन से 60 डिग्री पे पार्टिकल को फेंका गया है और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। और ये पूछा गया है कि ये पार्टिकल अगर यहां कहीं आके गिरा, यहां से जब ऐसे जाके कहीं गिरा, तो ये आर की वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, और कहते हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको याद हो तो शायद ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छे बच्चों, आप ये जानते हैं ना बच्चों कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल, जानते हैं ना? इसीलिए बेटा अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 ही होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर, यही होता है 2u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर u sin थीटा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर g होता है, तो उसको 2u sin थीटा बाई g कह देते हैं। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर होता है। अच्छे बच्चों, तो व्हाट इज यू परपेंडिकुलर? ये देखिए आप, 60 और 30 का सम 90 होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसको 10 लिख दिया। और ए परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। सरफेस कौन सी? सरफेस ये है बेटा, ये है सरफेस, ये है सरफेस, ये। तो इसके परपेंडिकुलर वाला मतलब मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए इस जी का। बेटा अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 ही होगा, और जी का ये कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर ये एंगल 30 है बच्चों और ये आपने जी बना रखा है ऐसे, तो आप इसी लाइन को आगे बढ़ा दो। अगर ये 30 है तो ये 90 है, और ये 90 है तो ये 60। इसलिए अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल दूँ तो ये 30 बनेगा ना, क्योंकि 60 और 30 90, तभी तो उसको नॉर्मल कहोगे। इसलिए मैंने इसको 30 लिखा, तो ये भी 30 हो गया बच्चों। ऐसे ऐसे स्टेप्स में कच्चे हो तुम और कहते हो फिजिक्स वीक है। वीक तुम्हारी कैलकुलेशन है, बदनाम तुम फिजिक्स को करते हो। तो ए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? जी कॉस 30, जी कॉस 30। इसलिए टी हो गया 2 इंटू 10 दैट इज 20 अपॉन जी, और कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 40 अपॉन 10√3, 0 से 0 कैंसिल, टी की वैल्यू 4 अपॉन √3। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों। यू परपेंडिकुलर दैट इज 10, जो भी वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर ही है सरफेस के जो दे रखी है, और ए परपेंडिकुलर जी कॉस 30 हो गया, जी की वैल्यू 10 हो गई बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ गया 4/√3। इसके बाद अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं तो बेसिकली रेंज क्या है?
रेंज है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन, रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन। तो अब लगा दीजिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आप कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आपको अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसने बना के दिया है कि उसको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप देख सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन है। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, जिसको आपने नाम r दिया है, तो s की जगह r लिख दीजिए और जाकर देखिए कि इस इंक्लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है। तो आप देखेंगे सारी वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है, ये एंगल तो 90 है, 60 और 30 का सम 90। अगर आप कंपोनेंट करना भी चाहेंगे तो 10 cos 90 0 आ जाएगा। तो अलोंग द इंक्लाइन कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और 1/2 एक्सेलरेशन जो अलोंग द इंक्लाइन आएगा वो आएगा g sin थीटा। क्यों? क्योंकि g का अगर g का ये देखो g का ये कंपोनेंट अगर g cos 30 है, तो g का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो g sin 30 आ रहा होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, और t मतलब जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज 4/√3 उसका स्क्वायर। तो रेंज की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, g sin 30, g is 10, sin 30 is 1/2, और 4/√3 का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 16/3। सही कर रहा हूँ ना? तो 2 × 2 4 होता है, 4 और ये 16 लिखा है ऊपर इसलिए 4 हो गया। तो रेंज की वैल्यू बच्चों 40/3 मतलब 13.33 इसका आंसर होना चाहिए रेंज का। तो 13.33 एंड यस इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 39 का बी मैं टिक कर रहा हूं और जा रहा हूं सवाल नंबर 40 पे। सवाल नंबर 40। A projectile is thrown with velocity u making an angle theta with the vertical. It just crosses the tops of two poles each of height h after 1 second and 3 seconds respectively. The maximum height of projectile is, that's again a good problem। और मैंने पहले ही कहा कि हम सेक्शन बी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपसे यहाँ पे मेहनत ही करवाई जाएगी। और अगर आप पूरा सेक्शन ए भी सही करने लगेंगे तो आपके 140 नंबर आने लगेंगे ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि ये ग्राउंड है, यहां से हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ये उसका पाथ रहा होगा। उसने कहा कि 1 सेकंड पे और शायद 3 सेकंड पे, ऐसा ही कुछ कहा। क्वेश्चन नंबर 40 उसने कहा 1 सेकंड और 3 सेकंड पे सेम हाइट पे था, मतलब 1 सेकंड पे यहां था और 3 सेकंड पे यहां था, और हमें पार्टिकल का क्या बताना है, एच मैक्स। हमें पार्टिकल का बताना है एच मैक्स। जब पार्टिकल यहां पे था दैट वाज 1 सेकंड, जब पार्टिकल यहां पे था दैट वाज 3 सेकंड, और हमें बताना है एच मैक्स। तो इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ाई हुई एक बात पर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको मैं ये करवाया करता था। इसके बैकअप लेक्चर अभी ग्रुप पे नहीं आए हैं, जो बच्चे इसके बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, आपका 1D का बैकअप अभी रहता है ना। अभी आपको सिर्फ वेक्टर का बैकअप करवाया गया है, वेक्टर के बाद आपको प्रोजेक्टाइल का बैकअप कराया जाएगा, और उसके बाद फिर हम 1D के बैकअप पे आएंगे, है ना, जिससे कि आप करंट सिलेबस को अच्छे से समझने लगे। तो अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका जाए और वो सेम हाइट पे दो अलग अलग टाइमिंग पे हो, t1 टाइम पे वो यहाँ था, t2 टाइम पे वो यहाँ है, ऐसे, तो इस u की वैल्यू होती है हाफ जी t1 प्लस t2। ये पूरा सॉल्व करवाया है मैंने 1D के लेक्चर में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है बस। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक बार टाइम को t1 यूज किया इक्वेशन में, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक बार t2 यूज किया, तो ये u की वैल्यू आती है। और ये हाइट क्या रही होगी, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट होगी हाफ जी t1 t2, हाफ जी t1 t2। बहुत ही फेमस सवाल है। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, t1 टाइम पे वो जिस हाइट पे था t2 टाइम पे भी उसी हाइट पे है, तो वो हाइट कितनी है और u क्या रहा होगा। तो u रहा होगा हाफ जी t1 प्लस t2, और हाइट होगी हाफ जी t1 t2। तो मैंने काइनेमेटिक्स के इस सवाल को दोबारा पूछ लिया और प्रोजेक्टाइल का सवाल बना दिया। तो आप कहोगे कि जो u रहा होगा वो रहा होगा हाफ जी t1 प्लस t2। कौन सा u?
कौन सा u? ये वाला u। और ये कौन सा u है? ये है y डायरेक्शन का u, y डायरेक्शन का। यहाँ y डायरेक्शन में है वेलोसिटी, मतलब y डायरेक्शन के u को, और y डायरेक्शन का u क्या होगा बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में? u sin थीटा। दैट इज अ गुड प्रॉब्लम। मैंने पहले ही कहा सेक्शन बी है, थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। सेक्शन ए को भी कंप्लीट करने लगेंगे, 140 नंबर आने लगेंगे। सेक्शन बी में बहुत अच्छा करने लगेंगे, 150 जंप कर जाएंगे। तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है u sin थीटा, उसकी वैल्यू होगी हाफ जी t1 प्लस t2। और t1 कितना है 1 सेकेंड, t2 कितना है 3 सेकेंड। तो u sin थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, आप देख सकते हैं 3 + 1 = 4, 4/2 दैट इज 2g। तो ये u sin थीटा की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है? एच मैक्स। एच मैक्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये एच मैक्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब u sin थीटा का स्क्वायर कर दो, 2g का स्क्वायर कर दो, 4g स्क्वायर अपॉन 2g। एक जी से एक जी कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो एच मैक्स की वैल्यू आ गई 2g। एच मैक्स की वैल्यू आ गई 2g। अगर g की वैल्यू को 10 लिया जाए तो 20, और अगर g की वैल्यू को 9.8 लिया जाए तो 2 × 9.8 मतलब 19.6। तो या तो 20 या 19.6 आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जरा देखें। तो जी हाँ, 19.6 अवेलेबल है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। अगर आपने 10 भी ले लिया था तो 20 आ गया होगा, तो नियरेस्ट टिक करोगे। 20 के नियरेस्ट यहाँ पे 19.6 ही तो है। सही कह रहा हूँ ना? चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। ऐसा नहीं है सारे मुश्किल आएंगे, कुछ कुछ आसान भी रखे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। पेपर में आसान सवाल ढूंढने पड़ते हैं। ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि सारे सवाल तो मुश्किल नहीं हो सकते। आपको मुश्किल सवालों में आसान भी ढूंढने हैं। अगर आपको बहुत कम टाइम बचा है तो ढूंढिए, मिलेंगे आपको। इफ अ यूनिट वेक्टर, पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही सवाल करने का वक्त बचा है फॉर एग्जाम्पल, तो जल्दी से नजर जानी चाहिए कौन कौन से सवाल आसान हैं। प्रैक्टिस से ही ऐसा होगा। उन्होंने कहा ये एक यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू बताइए। बच्चों अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये कह दिया गया कि ये यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू बताइए। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? अंडर रूट लगा के। कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, और ये कितना है 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 1 = 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू 1 - 0.25 - 0.64, स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, आंसर हाजिर है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 41। था ना आसान? तो मैंने कहा सारे सवाल कभी मुश्किल नहीं हुआ करते, आसान सवाल भी होते हैं। सवाल नंबर 42, स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए कितना आसान सवाल पूछा। शुरुआत में 2-4 मुश्किल सवाल पूछ के एक एम्बियंस बना दी कि बच्चा सवाल देख के सोचे भाई सेक्शन भी तो बड़ा डिफिकल्ट आ गया, छोड़ो उसे, छोड़ो, हम नहीं करेंगे। और मुश्किल सवालों के बीच में छिपा दिए आसान सवाल, जो पेशेंस लूज नहीं करेगा, जो अपने मन को कंट्रोल करना जानता है। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज होती है, और ये सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल के पास होती है। अपने इमोशंस को कभी हावी मत होने दो अपने ऊपर, कंट्रोल में रखो मन को, घबराते नहीं है। याद रखो सारे सवाल मुश्किल नहीं होते। सवाल नंबर 42, स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। अगर यू से फेंका थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचा तो ये सिर्फ यू कॉस थीटा होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इतना है। तो उसने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी स्पीड है वो आधी है इनिशियल स्पीड की। इनिशियल कितनी स्पीड थी यू, और हाईएस्ट पॉइंट पे यू कॉस थीटा होगी। तो यू कॉस थीटा, यू का आधा दे रखा है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो थीटा 60 रहा होगा। कितना आसान सवाल छिपा के रख दिया मुश्किल सवालों के बीच में। इसे ही कहते हैं अच्छे एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि कुछ वेक्टर भी पूछ लेना था, उसने कहा द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b, the angle between the two vectors is। क्वेश्चन नंबर 43।
उन्होंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, जोड़ के जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस किया, उसका जो भी मैग्नीट्यूड आया वो बराबर आया। बच्चों ए प्लस बी को जोड़ के जो आता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए में से बी को माइनस करके क्या आता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उसने कहा ये बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 2ab cos थीटा बच्चों बराबर आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा के। ये माइनस 2ab cos थीटा लेफ्ट में आके जुड़ जाएगा, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0 अपॉन 4ab, 0 वैल्यू होती है प्यारे बच्चों cos 90 की, इसलिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। सवाल नंबर 43 था ये, सवाल नंबर 43 था ये, और 43 का जो आंसर आया है वो है दिस वन, 90 डिग्री। तो मुझे एक बच्चे ने बताया कि 43 का आंसर की मैं आंसर गलत दिया है। तो जी हाँ, 43 का सही आंसर बी होगा। मैं आंसर की मैं करेक्शन करा दूंगा, आपका पेपर चेक होने से पहले करेक्शन हो जाएगा, आप लोग भी कर लीजिए। 43 का सही आंसर बी। देन आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों, आपके पास टेस्ट पेपर है ही, तो मैं सीधा अपनी शीट पे चलता हूं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 44? A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा ऐसे लिखिए अपने रजिस्टर पे। उसने कहा एक बॉडी जो कि चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट मतलब इधर की तरफ चल रही है, और इसका क्या कोड होगा? प्लस एक्स एक्सिस 30 आई कैप। आफ्टर 10 सेकेंड्स, जब 10 सेकेंड बीत गए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी वेलोसिटी हो गई 40, डायरेक्शन नॉर्थ हो गई बच्चों, मतलब प्लस वाई एक्सिस की तरफ, और प्लस वाई एक्सिस का कोड होता है प्लस जे कैप। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो बच्चों अगेन वेक्टर का सवाल है, क्योंकि वेक्टर भी इस टेस्ट में पूछा गया, तो एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। आई होप आप अपना फॉर्मूला चार्ट बनाते होंगे, और कोई भी फॉर्मूला अगर आप पहली बार सुनते होंगे तो उस चार्ट में नोट करते होंगे एवरेज एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 40 j cap, what is the initial velocity 30 I cap, and what is the time interval, that is 10 seconds. सो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया? 40 अपॉन 10 जे कैप माइनस 30 अपॉन 10 आई कैप। प्यारे बच्चों 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4j माइनस 3i, 4j माइनस 3i, या तो ये ऑप्शन दे रखा होगा, और अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर इसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट लगा के कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर सबको जोड़ दीजिए। अंडर रूट 16 प्लस 9 हो गया 25, और ये आएगा 5। इसलिए आपके सवाल का सही आंसर 44 का चलते हैं 44, और हम ढूंढते हैं कहीं 5 लिखा हो। यस मुझे मिल गया, इसका आंसर है 4। एक बार आंसर की में भी देख लेते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 44, आंसर दिया है डी और है भी डी। इसके बाद जा रहा हूं सवाल नंबर 45 पर। ये कुछ वेक्टर के सवाल हैं बच्चों, अगर कोई लेट एडमिशन है तो वेक्टर का जब आप बैकअप कवर कर लेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी। The rod slides along perpendicular rails as given. The velocity of A to the left is 10. What is the velocity of B when angle alpha is 60 degree? चलते हैं अपनी शीट पर, सवाल नंबर 45 में सॉल्व कर रहा हूं। आपको याद आ गया होगा, जब वेक्टर आप पढ़ते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं तो वहां पे ये वाले एग्जाम्पल करवाता हूं और इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो ऐसा डायग्राम इन्होंने बनाया है, और उन्होंने कहा कि एंगल है कितना? 60 डिग्री, अल्फा लिख रखा है, अल्फा की वैल्यू 60 दे रखी है, और कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो ए है
दिस इज ए, और इसकी वेलोसिटी इस तरह से इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और ये पूछा है कि ये जो किनारा है ये कितनी वेलोसिटी से चलेगा। ये वाली वेलोसिटी पूछिए, इसका सिंबल मैं v मान लेता हूं और ये भी मुझे बताना है। बच्चों इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि अलोंग द रॉड सभी वेलोसिटीज को बराबर होना चाहिए। अलोंग द रॉड सभी वेलोसिटीज को बराबर होना चाहिए। इस 10 का कंपोनेंट अगर रॉड के अलोंग कर दिया जाए तो ये कंपोनेंट आएगा 10 cos 60, और ऐसे ही इस लाइन को आगे बढ़ाइए। अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, मानते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इस v का कंपोनेंट भी रॉड के अलोंग कर दीजिए तो ये होगा v cos 30। कॉन्सेप्ट है कि जब रॉड के अलोंग सभी वेलोसिटी आ जाए तो उनको बराबर रख दीजिएगा। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी रॉड के अलोंग है, इनको बराबर रख दीजिए। तो v cos 30 को बराबर रख दीजिए 10 cos 60 के। बच्चों cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। v आ गया 10/√3। v आ गया 10/√3। आप जानते हैं ना √3 1.732 होता है, तो 10/1.732 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और नियरेस्ट ऑप्शन को टिक कर दीजिए। That was question number 45. Now let's go for question number 46. 46. Particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be. इसमें एक वर्ड यूज हुआ है बच्चों, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मास इनटू वेलोसिटी। उन्होंने कहा एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से फेंका ऐसे, v वेलोसिटी से फेंका, एंगल 45 था, ये ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरा। इस प्रोसेस में मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? मोमेंटम का चेंज कितना हुआ इस प्रोसेस में? तो बच्चों पार्टिकल जितना ऊपर गया, पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। आप जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। अगर वो यहाँ पे v cos 45 है तो पूरे रास्ते में हर जगह v cos 45 है, तो जब पार्टिकल ग्राउंड से टकराया होगा उस मोमेंट पर भी वो v cos 45 ही रही होगी। हाँ, जब पार्टिकल ऊपर जाता रहा तो इसकी y वेलोसिटी को ग्रेविटी छीनती रही और बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके y वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद पार्टिकल नीचे आने लगा तो वही ग्रेविटी y वेलोसिटी को वापस करने लगी, और जब पूरा नीचे आ गया तो उसने पूरी वापस कर दी। तो अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी शुरुआत में v sin 45 थी तो उसने वो धीरे धीरे छीन के 0 कर दी। फिर पार्टिकल वापस आने लगा तो ग्रेविटी ने स्पीड वापस की, और जब वापस यहीं पे आ गया तो उसने पूरी वापस कर दी, दैट इज v sin 45 अगेन। पार्टिकल कुछ ऐसे आके टकराएगा और उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका एक कंपोनेंट है v cos 45, दैट इज v/√2 आई कैप डायरेक्शन में, ये वाला, और एक कंपोनेंट v/√2 प्लस y डायरेक्शन में भी है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं अच्छे बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? तो v cos 45 मतलब v/√2 तो x डायरेक्शन में ही है, और ये देखो v/√2 इस बार माइनस y एक्सिस पे है, तो माइनस v/√2 j क्या। बच्चों चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज हमें हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को कॉमन ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यू पुट कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है v/√2 आई कैप माइनस v/√2 j कैप, और u वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए v/√2 आई कैप माइनस प्लस माइनस v/√2 j कैप। ये हो गया कैंसिल, माइनस v/√2 j माइनस v/√2 j जुड़ गए m टाइम्स ऑफ माइनस 2v/√2, है ना। तो √2 ऊपर 2 तो ऊपर √2 बचा, मतलब आंसर होगा √2 mv। माइनस माइनस तो डायरेक्शन हो गया, माइनस j कैप, ये तो डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड तो सिर्फ √2 mv है, √2 mv। तो जाके देख लें एक बार ऑप्शन है क्या √2 mv।
46 कर रहा था मैं सॉल्व, आ गया जी हाँ, √2 MB ऑप्शन अवेलेबल है ना। लेकिन इसी सवाल को सोचो कि हम बहुत जल्दी कर सकते थे। मैं बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन पता है क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी क्लास को एड्रेस करना है, हर बच्चे को एड्रेस करना है। आप अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए मेरे सॉल्यूशन को। अच्छे बच्चों को पता होना चाहिए एक्स कभी नहीं बदलता, तो अगर चेंज पूछा रहा है तो सिर्फ वाई में ही वो, तो पहले वाई में यू साइन थीटा ऊपर की तरफ था और बाद में नीचे की तरफ आ गया होगा, तो इसलिए ओनली 2u साइन थीटा चेंज इन वेलोसिटी है, उस मास से मल्टीप्लाई कर दो तो 2mu साइन थीटा आंसर है। लेकिन इतनी स्पीड आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ ही बढ़ेगी। देखो एकदम से कुछ भी नहीं होता, जादू नहीं होता, एकदम से कुछ भी नहीं होता बच्चों, टाइम लगता है हर चीज में। तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहो, धीरे धीरे तुम सब इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। सवाल नंबर 47 टाइम के साथ साथ सबका हो जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत नहीं हारते वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 47 इज अ वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्ट सवाल था। देखो किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी देकर थीटा पे फेंकिए, चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंक दीजिए। इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, 45 माइनस थीटा पे फेंक दीजिए या 45 प्लस थीटा पे फेंक दीजिए, ये एक ही बात है। मतलब ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती। तो ऐसे केस में रेंज हमेशा सेम रहती। अगर आप u को सेम रखेंगे तो एंगल थीटा हो या 90 माइनस थीटा, एंगल 45 माइनस थीटा हो या 45 प्लस थीटा, रेंज हमेशा सेम ही आएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा एक पार्टिकल को हमने 45 माइनस थीटा पे फेंका और एक पार्टिकल को 45 प्लस थीटा पे फेंका, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा, तो हम कहेंगे 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेकंड। एक बार मैं आंसर की में चेक कर लेता हूँ इन्होंने क्या दे रखा है, तो बिल्कुल सही दे रखा है ना। अगर आंसर की में कोई करेक्शन होगा, इसलिए मैं साथ साथ चेक कर रहा हूँ कि आपका पेपर चेक होने से पहले ही हम गलतियों को पॉइंट आउट कर लें। जैसे 43 में हमें गलती मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 पे जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48, two projectile of same mass and with the same velocity are thrown at an angle 60 and 30 with the horizontal, then which will remain the same। तो ये तो देखो, एक उसने बोला 60 डिग्री, एक उसने बोला 30 डिग्री, तो ये तो वही बात हो गई कि थीटा और 90 माइनस थीटा ही तो लिखा है भाई। थीटा और 90 माइनस थीटा ही तो लिखा है। अगर थीटा 60 है तो 90 माइनस 60 30 तो हुआ, तो ये तो वही लिखा है थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल का सम 90 है। तो अगर u को हमने सेम रखा तो रेंज क्या आएगी, रेंज सेम आएगी। यही तो कहा उसने सवाल में। उसने कहा एक पार्टिकल को हमने 60 पे फेंका, एक को 30 पे फेंका, तो थीटा और 90 माइनस थीटा ही हो गए। देन विच विल रिमेन द सेम, क्या सेम रहेगा, तो देखो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम रहेगी। 48 का जो आंसर होगा हम टिक करेंगे बी, रेंज जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, रेंज के अलावा और कुछ भी सेम नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, मैक्सिमम हाइट भी अलग होगी, ये सब कुछ अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो 48 49 सॉरी 47 और 48 एकदम सेम सवाल थे। मैं जा रहा हूं 49 पे। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो जो वो कह रहा है वो लिखो ना। उसने कहा रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, ऐसा बोला उसने। गिवन रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला खोल दो ना फिर इसका। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों का फॉर्मूला खोल दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। लेफ्ट में क्या बचा बच्चों, लेफ्ट में बचा 2 कॉस थीटा। राइट में क्या बचा बच्चों, साइन थीटा बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन गया, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स 4। क्लास रजिस्टर से ही आ गया सवाल एज इट। टेन इनवर्स 4 76 डिग्री होता है, लेकिन आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा टेन इनवर्स 4। ठीक है, देखिए ये हाजिर है टेन इनवर्स 4। प्लीज आंसर की में देखते रहिएगा एक बार, और अगर कोई भी आंसर की में गलत हो तो उसका करेक्शन करा देना है रिसेप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 60 किलोमीटर 16 देन मजल वेलोसिटी ऑफ अ शेल मस्ट बी, उसने कहा मैक्सिमम रेंज। बच्चों रेंज मैक्सिमम कब होती है लेवल टू लेवल की प्रॉब्लम में? जब थीटा 45 हो, राइट, मतलब थीटा 45 होगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, लेकिन अगर आप मेरे से मैक्सिमम रेंज पूछेंगे तो मैं थीटा को 45 लिख दूंगा, और 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जो होगा वो सिर्फ यू स्क्वायर बाई जी होगा। उसने कहा मैक्सिमम रेंज 16 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, और जी की वैल्यू 10 होती है। यू ही पूछ रहा है मजल वेलोसिटी ऑफ शेल, मतलब जब शेल गन से निकली तो गन के रेस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी थी। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 16, पहले से 3 जीरो लिखी थी, एक जीरो और पहुंच गई तो 0 4 हो गई, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर हटा के जब आप अंडर रूट करेंगे, आई होप आप इस सब में थोड़े एक्सपर्ट हैं, और मैं तो इसके लिए भी कहता रहता हूँ कि पूछ लिया करो भाई। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि बच्चे ने क्या पूछा, क्योंकि मुझे इस बात में पूरा विश्वास है कि हम सभी बुद्धिमान या बेवकूफ नहीं होते, हम सब बुद्धिमान और बेवकूफ होते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो 100% इंटेलिजेंट है, और ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है जो 100% मूर्ख है। हम सभी मूर्ख भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, उसका रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए किसी को कोई भी बात नहीं पता हो सकती और किसी को कोई भी बात पता हो सकती है। तो इसलिए बच्चों ऐसे जज नहीं करता हूं मैं किसी बच्चे को, तो आप पूछ लिया करो मेरे से, अगर आपको ये रूट वूट निकालने नहीं आते, यू मोस्ट वेलकम। तो दूसरी वीडियो में सेक्शन ए का सोल्यूशन दूंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन ये सेक्शन बी था, तो सेक्शन ए जो है उसका पूरा सोल्यूशन ना देके जितने सवालों पे तुम सर्कल लगवाओगे ना रिसेप्शन पे कि ये सवाल सर को बोल दो सॉल्व कर दें, मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को, क्योंकि सेक्शन ए मुझे लगता है पेपर का इजियर पार्ट है वो, तो आप उसके जिन सवालों पे सर्कल लगवा के जाओगे, तुम 35 के 35 पे लगवा देना, तो मैं 35 के 35 सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी सवाल तुम सर्कल करवाओगे मैं उन सब को सॉल्व करके आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट दे दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अब जल्दी से अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ, और जो भी डाउट पूछना है रिसेप्शन पे बता देना। थैंक यू एंड टेक केयर।